अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ यूएसए। इस वीडियो के ज़रिए आपको ऐसे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बताए जाएंगे जिनका तल्लुक़ रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री के साथ है। इस वीडियो के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का जो दस्तूरी इर्तिका है, अमेरिका के जो दस्तूरी अदारे हैं, जैसे उनकी कांग्रेस है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है या अदर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट और मुफीद जो है एमसीक्यूज़ जो हैं जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो हमने एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं, the most important MCQs for the candidates of lectureship, CSS, PMS, BS, BA, NTS and other exams। यानी ये वीडियो जो है जिसके अंदर हम अमेरिकी आइन के बारे में बहस कर रहे हैं और अमेरिकन आइन के बारे में इंतहाई अहम MCQs जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये वीडियो जो लोग इस वक्त लेक्चरशिप का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, जो CSS के अंदर अमेरिकन हिस्ट्री और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, PMS के अंदर जो लोग जो कैंडिडेट्स होते हैं, BS प्रोग्राम जो कर रहे हैं, BS पॉलिटिकल साइंस और BA पॉलिटिकल साइंस, और NTS के जो एग्ज़ाम होते हैं मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, और बहुत सारे जो दीगर एग्ज़ाम होते हैं जो हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है या जो सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके ज़ेरे एहतमाम जो मुनक्कद एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए जो है ये वीडियो जो है वो इंतहाई मुफीद है। इसकी एक और अहमियत भी ये है कि अमेरिका जो है जो आलमी सियासत के अंदर इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के हवाले से उसके बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ उसको तय करने होते हैं। तो हमें वैसे भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं उस हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ऊपर अमेरिका असरअंदाज होता है और पाकिस्तान आगाज़ से जो है वो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा रहा है। तो हमें अपने दोस्त ममालिक जो हैं या जिनके साथ हमारा तल्लुक़ है, जिनके साथ हमारा लेन देन है, उन ममालिक के बारे में हमें बुनियादी मालूमात जो हैं लाजमी तौर पर हासिल होनी चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है जो पाक अमेरिका तल्लुकात के हवाले से कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आजकल जो मैं यूट्यूब चैनल पे होता हूं ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में, तो कोशिश ये होती है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस तैयार की जाएं जो आपके लिए बहुत मुफीद हों, आपके इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में, आपके जनरल नॉलेज की तैयारी के सिलसिले में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं उनकी वजाहत के सिलसिले में मैं मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आपको इस वीडियो के मुतल्लिक़ जो आपने राय देनी हो तो उसका इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। दोबारा है MCQs हिस्ट्री ऑफ USA। द फर्स्ट MCQ, जो पहला इसमें MCQ शामिल किया गया है वो है द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ अमेरिकन सेनेट इज़, यानी अमेरिकी सेनेट जो है उसके मेंबरान की तादाद है 55, 100, 104 और 150। तो दुरुस्त जवाब है 100, यानी अमेरिकन सेनेट जो है, जो अमेरिकी कांग्रेस का ईवान बाला है, उसके अरकान की कुल तादाद 100 है। सेकंड MCQ इज़ विच अमेरिकन स्टेट इज़ नाउन एज गोल्डन गेट स्टेट। दोबारा सुनिएगा, विच अमेरिकन स्टेट इज़ नाउन एज गोल्डन गेट स्टेट, यानी कौन सी अमेरिका की जो रियासत है उसको गोल्डन गेट स्टेट कहा जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका की 50 रियासतें हैं, यानी अमेरिका एक वफाक है, और अमेरिकन वफाक की जो इकाइयाँ हैं, जो उसके यूनिट्स हैं, दे आर कॉल्ड
स्टेट्स, तो एक स्टेट को गोल्डन स्टेट गेट कहा जाता है, तो वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज कॉल्ड गोल्डन गेट स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बिग स्टिक डिप्लोमेसी इज एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंट, यानी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं उनमें से किसी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ऐसी जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई जिसको बिग स्टिक डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। तो हमने जानना है कि कौन से अमेरिकन सदर जो थे उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की, रोजवेल्ट, कार्टर, रेगन, निक्सन। तो इसका दुरुस्त जवाब है रोजवेल्ट। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो रोजवेल्ट थे उन्होंने जो है वो बिग स्टिक डिप्लोमेसी की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की थी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज अलास्का वाज परचेज्ड बाय रशिया इन। अलास्का क्या है? अलास्का बेसिकली अमेरिका की एक स्टेट है। तो वो सवाल ये है कि अमेरिका ने अलास्का की जो रियासत है वो किससे ख़रीदी थी, रूस से कब ख़रीदी थी? अलास्का वाज परचेज्ड फ्राम रशिया इन 1867। तो दुरुस्त जवाब है 1867 यानी 1867। The next MCQ is how many British colonies declared independence from England in 1776? मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका जो है, जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है, ये भी बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा, जिस तरह हिंदुस्तान बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा है और दुनिया के बहुत सारे इलाके जो हैं वो बरतानवी तसल्लुत में रहे हैं। तो अमेरिका जो है ये भी बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा है। तो 4 जुलाई 1776 को जो है जो अमेरिकन स्टेट्स थी उन्होंने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी कर दिया था। तो उस वक़्त 13 रियासतें थीं, यानी उस वक़्त अमेरिका की 13 रियासतें थीं जिनके ऊपर बरतानिया का कब्ज़ा था और उन 13 रियासतों ने 4 जुलाई 1776 को जो है बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी किया था। तो उन रियासतों की तादाद जो है वो 13 है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट टुक प्लेस इन। ये अमेरिका की अगर आप तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं और अमेरिकन तारीख़ का मुताला करते हैं तो उसमें एक इंसिडेंट है, उसको कहते हैं बोस्टन टी पार्टी, और ये इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1773 यानी 1773 को। तो आप देखिए कि 1773 को ये वाक़या रूनुमा हुआ और उसके 3 साल बाद 1776 को अमेरिकन स्टेट्स ने बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ ऐलान आज़ादी कर दिया था। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है। इसकी दिलचस्पी का पहलू ये है कि बरतानिया जो है, जो अमेरिका के ऊपर जिसका कब्ज़ा था, तो उसने चाय के ऊपर, ये जो पत्ती होती है चाय के ऊपर, टैक्स ऐड कर दिया था। और जब एक जहाज़ जो है वो बरतानिया से चाय से लदा हुआ बोस्टन जो उनकी बंदरगाह थी अमेरिका की जो है वहाँ पे पहुँचा, तो बरतानवी जो लोग थे, जो अमेरिकन लोग थे जो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत थे, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और वो जहाज़ जो था जिसके ऊपर यानी पत्ती के ऊपर जब टैक्स ऐड किया गया था तो एहतजाजन जो है वहाँ पे जो है वो हंगामा रही हुई और वो जहाज़ जो था जिसमें चाय जो है थी वो लोड थी, उसको बंदरगाह के अंदर, जहाज़ समुंदर के अंदर डुबो दिया गया था। तो तारीख़ के अंदर जो है डेट इंसिडेंट इज़ कॉल्ड बोस्टन टी पार्टी। बहुत दिलचस्प है। बोस्टन टी पार्टी 1773 यानी 1773 को जो है ये वाक़या रूनुमा हुआ। नेक्स्ट है हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट इब्राहम लिंकन। हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट इब्राहम लिंकन, यानी इब्राहम लिंकन जो है उसकी जानशीनी जो है वो किसको मिली या उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बना? तो वो ऑप्शन है ग्रांट, एंड्रयू जॉनसन, जॉर्ज बुश, रोजवेल्ट। तो दुरुस्त जवाब है एंड्रयू जॉनसन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज हु वाज हेनरी किसिंजर, यानी हेनरी किसिंजर एक नाम है। हु वाज हेनरी किसिंजर, ये कौन था? स्पीकर यानी अमेरिकन कांग्रेस का जो ईवान ज़ेरी है विच इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स,
उसका ये स्पीकर था, या ये अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट रहा है, या ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए रहा है, या फिर अमेरिका का ये कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा है। तो हेनरी किसिंजर जो है वो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए था। और हेनरी किसिंजर के हवाले से पाकिस्तान की बड़ी तल्ख यादें हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने फ्रांस के साथ जो है एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का जो मुआहदा करना चाहा, और उस वक्त अमेरिका को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारी शिकायत पैदा हुई, और हेनरी किसिंजर ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे आए पाकिस्तान में, और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो रोकने की कोशिश की कि तुम ये प्लांट ना ख़रीदो, इसके बदले में हम तुम्हें जो है बहुत सारी सपोर्ट करेंगे, इमदाद करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो समझते थे कि पाकिस्तान के लिए एटमी जो रीप्रोसेसिंग प्लांट है वो बहुत ज़रूरी है। वो इस सेंस में ज़रूरी था क्योंकि 1974 के अंदर जो है इंडिया ने अपना पहला एटमी टेस्ट कर लिया था, तो इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत सारे खदशात लाहक हो गए थे। तो उनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान भी जो है वो इस सिलसिले में जो है पेशरफ्त करे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ विच अमेरिकन प्रेसिडेंट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1906। दोबारा सुनिएगा, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1906, यानी 1906 में जो है कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने अमन का नोबेल प्राइज़ जो था वो जीता था। जैक्सन, ट्रूमैन, थियोडोर रूज़वेल्ट और इब्राहम लिंकन। तो ये है थियोडोर रूज़वेल्ट जिन्होंने अमन का नोबेल प्राइज़ जो था वो जीता था। रिचर्ड निक्सन मेड ए ट्रिप टू बीजिंग इन, यानी रिचर्ड निक्सन जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। रिचर्ड निक्सन मेड ए ट्रिप टू बीजिंग इन, बीजिंग मींस चाइना, बीजिंग जो है उसका कैपिटल है चाइना का। तो जो रिचर्ड निक्सन थे जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसने कब जो है वो बीजिंग का दौरा किया था? 1952, 1962, 1972, 1977। तो दुरुस्त जवाब है 1972। रिचर्ड निक्सन के बारे में एक और अहम बात जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इनके ख़िलाफ़ जो है इम्पीचमेंट का अमल भी हुआ था, इनका मुआख़ज़ा भी हुआ था, लेकिन जो है वो मुआख़ज़ा अभी चल रहा था। तो जब उनके ऊपर ये मुआख़ज़े के बारे से बात हुई तो उन्हें अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दिया था। तो जो इनके ऊपर इल्ज़ाम था वो वाटरगेट स्कैंडल जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हु इज़ एन अमेरिकन। बहुत दिलचस्प सवाल है, हु इज़ एन अमेरिकन, यानी अमेरिकन जो है इसका मतलब क्या है, किसको आप अमेरिकन कहते हैं? एन ओल्ड मैन, ये कंपोजिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये है ए वाइज मैन, इसमें वी जो है वो नहीं है, आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ए वाइज मैन, ए न्यू मैन, नन ऑफ दीज। हु इज़ एन अमेरिकन, अमेरिकन किसे कहते हैं? अमेरिकन का मतलब क्या है? ए न्यू मैन, यानी अमेरिकन मीन्स ए न्यू मैन। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन इन 1787। हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन इन 1787। तो ऑप्शन है 45, 55, 65, 100 और दूसरा ऑप्शन है 55, यानी 1787 को इन 1789 को जो है फिलाडेल्फिया के मकाम पर जो है एक कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन के अंदर कितने लोगों ने, कितने नुमाइंदे जो थे उन्होंने शिरकत की थी? तो दुरुस्त जवाब है 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लिमिटेड मोनार्की, फ्लेक्सिबिलिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो इन तीन ऑप्शन में से जो है वो है पॉपुलर सॉवरेनिटी,
यानी अमेरिका के अंदर जो है अवामी इक़्तिदार अला का तस्वर पाया जाता है। अमेरिकन आइन के मुताबिक इक़्तिदार अला का मालिक जो है वो अवाम को करार दिया गया है। मैं आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा करता चलूँ, बरतानवी आइन के मुताबिक जो सावरेनिटी है, जो इक़्तिदार आला है, उसका मालिक पार्लियामेंट है, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात को जो है वो करार दिया गया है। तो अमेरिकन जो आइन है उसके मुताबिक जो सावरेनिटी है बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ the term of the president of USA is 2 years, 4 years, 5 years, 6 years. The correct answer is 4 years. यानी अमेरिकन सदर की जो मुद्दत है वो कितनी है? 4 साल है। मैं आपको बताता चलूँ कि एक अमेरिकन जो सदर है वो 2 बार सदारती ओहदे के ऊपर फायज हो सकता है, तीसरी बार जो है उसको इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। द USA president can be removed from his office during his term by the act of, दोबारा सुनिएगा, the USA president can be removed from his office during his term by the act of, यानी US प्रेसिडेंट जो है, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, उसको दौरान मुद्दत यानी उसकी जो 4 साल की टर्म है उसके दौरान उसको किस अमल के ज़रिए ओहदे से हटाया जा सकता है, यानी वो एक्ट क्या कहलाता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इम्पीचमेंट, जुडिशियल रिव्यू, नन ऑफ दीज। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है इम्पीचमेंट, इसको मुआखजा कहते हैं, इम्पीचमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द USA प्रेसिडेंट हु प्रिजाइडेड ओवर द सेशन। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका इम्पीचमेंट का मामला चल रहा होता है, तो जब उसकी इम्पीचमेंट हो रही होती है उस वक़्त जो सेनेट है उसके इजलास की सदारत जो है वो कौन करता है, उस सेशन की सदारत कौन करता है? तो ऑप्शन है स्पीकर, यानी ईवान नुमाइंदगान का स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, नन ऑफ दीज। तो दुरुस्त ऑप्शन है चीफ जस्टिस। यानी जब सेनेट के अंदर जो है इसकी इम्पीचमेंट का अमल चल रहा होता है तो उस वक़्त उस इजलास की सदारत जो है वो सेनेट का सरबराह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो नहीं करता, बल्कि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँगी, जो इम्पीचमेंट होती है ये खालिस एक अदालती कार्रवाई होती है, लेकिन ये अदालत की बजाय कांग्रेस के अंदर चलती है। नेक्स्ट ऑप्शन है एंड्रयू जॉनसन वाज इम्पीच्ड इन। एंड्रयू जॉनसन एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। एंड्रयू जॉनसन वाज इम्पीच्ड इन, इनका मुआखजा हुआ था, कब हुआ था? 1810 को, 1840, 1868, 90। तो दुरुस्त जवाब है 1868। एंड्रयू जॉनसन जो हैं इनका जब मुआखजा हुआ और उसके ऊपर फिर बाकायदा तौर पे वोटिंग हुई और एक वोट के फ़र्क से इनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक जो थी वो नाकाम हो गई। ये बहुत दिलचस्प बात है कि सिर्फ एक वोट जो है उसकी वजह से जो है वो ये ओहदा सदारत से हटाया ना जा सके और इन्होंने फिर अपनी बकिया मुद्दत पूरी की। मैं आपकी मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि जब एक बार अमेरिकन सदर का मुआवजा हो जाता है तो उसकी जो बकिया मुद्दत होती है वो बहुत बाइज़्ज़त तरीके से पूरी करता है, और जिन चार्जेस की बुनियाद के ऊपर उसका एक दफ़ा मुआवजा हो जाता है उन्हीं चार्जेस की बुनियाद के ऊपर उसका दोबारा मुआवजा जो है वो नहीं होता। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द USA Senate consists of members। आई थिंक ये पहले भी हो चुका है, ये रिपीट हो रखा है, चलें कोई बात नहीं है। द USA President द USA Senate consists of members 100, यानी अमेरिकन कांग्रेस जो है उसके 2 ईवान हैं। जो उसका लोअर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड सेनेट, और सेनेट जो है उसके अरकान की कुल तादाद जो है वो 100 है, 100 है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इन द अब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सेनेट इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर, चीफ जस्टिस। मैं आपको बताता चलूँ कि जब अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात होते हैं तो सदर के इंतखाब के साथ
एक वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब भी अमल में लाया जाता है। एक ही तरीक़ेकार है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इंतखाब का। तो जब सदर जो है वो मुंतखब हो जाता है तो वो अमेरिका के हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम देता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेनेट का चेयरमैन बन जाता है, वो सेनेट का सरबराह बन जाता है। और अगर अमेरिकन सदर जो है वो फौत हो जाए, वो रिज़ाइन दे दे, वो बरतरफ हो जाए या किसी भी वजह से उसका ओहदा खाली हो जाए, तो फिर उसकी जो बकिया मुद्दत होती है वो वाइस प्रेसिडेंट पूरी करता है। तो और अगर जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है तो फिर सेनेट का जो चेयरमैन है उसका ओहदा खाली हो जाता है। तो उसकी जगह के ऊपर जो है जो शख्स सेनेट की सरबराही के फ़रज़ सर अंजाम देता है, डेट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। नेक्स्ट ऑप्शन है फिलिबस्टरिंग इज़ द पावर ऑफ स्पीकर, प्रेसिडेंट, सेनेट, नॉन ऑफ दीज। तो फिलिबस्टरिंग जो है इज़ द पावर ऑफ सेनेट। सेनेट के अरकान जो हैं ये उनका अख्तियार है। इस अख्तियार को इस्तेमाल करके वो बहुत लंबी चौड़ी तकारीर करते हैं और सेनेट का जो सरबराह है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो उनको तकरीर करने से रोक नहीं सकता। तो फिलिबस्टरिंग जो है वो दरअसल एक तवील तकरीर का नाम है। नेक्स्ट ऑप्शन भी इसी से रेलिवेंट है। फिलिबस्टरिंग इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी फिलिबस्टरिंग का जो अमल है इसको और भी एक नाम दिया जाता है, टॉक बैक, साइलेंस, टॉक एथेंस, नन ऑफ दिस। फिलिबस्टरिंग इज़ आल्सो कॉल्ड टॉक एथेंस, यानी इसको टॉक एथेंस भी कहा जाता है। ये ब्रेक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो है वो मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ अमेरिका या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। MCQs भी हो रहे हैं, साथ साथ उनसे रेलेवेंट जो छोटी मोटी बातें हैं वो भी हल्के फुल्के अंदाज से की जा रही हैं। उम्मीद है कि आपको जो आपकी इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में ये वीडियो जो है वो बड़ी मुफीद साबित जो है वो होगी और आपका फ़ीडबैक जो है वो हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बनता है। तो आप ज़रूर जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है अपना कमेंट दिया करें और अगर इस सिलसिले में कोई आपको वजाहत दरकार हो तो उसमें भी जो है हम हाज़िर हैं, हम आपकी मदद के लिए हाज़िर हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर जो है वो आप ज़रूर जो है वो कमेंट किया करें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये MCQs जो हैं वो हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में है। मोहम्मद नवाज वुडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये कमर्शियल था जो आता रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA व्हेन USSR इन्वेडेड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है उस पर 1979 को 1979 को जो है रशिया ने यानी USSR ने हमला कर दिया था। तो उस वक़्त अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA व्हेन USSR इन्वेडेड अफ़गानिस्तान? जिमी कार्टर। यानी जब USSR ने अफ़गानिस्तान के ऊपर इन 1979 को हमला किया तो उस वक़्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे वो जिमी कार्टर थे। द नेक्स्ट MCQ इज़ USA प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन बिलोंग टू व्हिग पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, नन ऑफ दिस। द US प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन बिलोंग टू डेमोक्रेटिक पार्टी। वुड्रो विल्सन जो है ये इनका बहुत नाम है, बहुत मशहूर ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के साथ इनका तल्लुक़ था और एक और हवाले से भी जाने जाते हैं कि जिस तरह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने 14 नुकात जो है पेश किए हैं, उनके 14 पॉइंट्स। अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं और पाकिस्तान मूवमेंट जो है के स्टूडेंट हैं, बल्कि हम सब लोग होते हैं, हम पाकिस्तान स्टडी जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम लाजमी तौर पे जो है इसको पढ़ते हैं। तो उनके 14 नुकात जो है वो बहुत मशहूर हैं। लेकिन उससे पहले जो है वुड्रो विल्सन जो है उन्होंने भी 14 नुकात पेश किए थे और उनके 14 नुकात अमन के 14 नुकात कहलाते हैं। यानी इनका थीम ये था कि दुनिया के अंदर अमन कैसे कायम किया जा सकता है।
और इन्हीं 14 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लीग ऑफ नेशन जो है उसका क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है द पीस ट्रीटी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1783 was signed in the city of लंदन, पेरिस, वारसा, न्यूयॉर्क। तो ये है पेरिस, यानी 1783 को जो है जब जो ब्रिटिश थे, जो बरतानिया जो था उसका अमेरिका के ऊपर जो है कंट्रोल ख़त्म हो गया था, और जिस मुआहदे के ज़रिए ये मामला तय पाए और अमेरिका जो है उसको आज़ाद करार दिया गया, तो वो पेरिस ट्रीटी कहलाता है। और ये पेरिस ट्रीटी जो है वो 1783 को जो है वो अमल में लाया गया था। और ये 13 रियासतें थीं जो बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुई थी, और फिर इन 13 रियासतों पर मुश्तमिल कन्फेडरेशन कायम की गई थी, यानी नींव वफाक जो है वो कायम किया गया था। द नेक्स्ट ऑप्शन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजॉयज द टाइटल ऑफ फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिकन आइन का बाप। हु इज़ द फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहा जाता है? जेफरसन, वाशिंगटन, मेडिसन, नन ऑफ दिस। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मेडिसन। सॉरी, ये लफ्ज़ है मेडिसन, मुझसे जो है वो तलफ़ुज़ में गलती होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजॉयज द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? जेफरसन, वाशिंगटन, मेडिसन और नन ऑफ दिस। तो ये है मेडिसन। और फादर ऑफ द अमेरिका जो है उसको कहा जाता है जॉर्ज वाशिंगटन को। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट 10 amendments to the Constitution of USA in 1791 are known as Bill of Rights, Bill of Justice, New Constitution, none of these। अमेरिकन आइन जो है वो 1789 को 1789 को जो था वो नाफज किया गया था, और फिर एक साल के अंदर जो है उसमें 10 तरामीम कर दी गई। बुनियादी वजह यह बनी कि जब अमेरिकन आइन नाफज किया गया था तो उस आइन के अंदर शहरियों के जो बेसिक राइट्स थे, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसी भी रियासत के शहरियों के, तो उनको आइन का हिस्सा नहीं बनाया गया था। जब आइन नाफज हुआ तो जो आइन साज थे उनको इस गलती का एहसास हुआ, और फिर उन्होंने आइन के अंदर यके बाद दीगरे 10 तरामीम की, और उन तरामीम के ज़रिए जो है अमेरिकन शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ जो हैं वो हासिल हो गए। तो वो बिल जो थे उनको बिल ऑफ राइट्स का नाम जो था वो दिया जाता है। द XYZ अफेयर्स टुक प्लेस बिटवीन USA, ये दोबारा देखिएगा, इसमें भी कंपोजिंग की गलती रह गई है। द XYZ अफेयर्स टुक प्लेस बिटवीन, ये लफ्ज़ है बिटवीन, तो इसमें N जो है वो कंपोजिंग की गलती की वजह से नहीं रहा। आप इसको दुरुस्त पढ़िएगा। ये जो XYZ अफेयर्स हैं, जो मामलात थे XYZ जो कहलाते हैं, ये USA और इंग्लैंड के दरमियान हुए, USA और रशिया के दरमियान हुए, USA एंड फ्रांस, या नन ऑफ दिस। तो दुरुस्त ऑप्शन है USA एंड फ्रांस। द 19th अमेंडमेंट टू USA कॉन्स्टिट्यूशन गेव वोटिंग राइट टू इंडियंस, नेग्रोस, वुमेन, नन ऑफ दिस। तो ये है वुमेन, यानी अमेरिकन आइन के अंदर जो 19वीं तरमीम की गई, उस 19वीं तरमीम के ज़रिए 19th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, तो उस वक़्त ख़वातीन को वोट का हक़ दिया गया था। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि 19वीं तरमीम जो 1928 के लगभग आई थिंक हुई है, या 1920 में कहीं पे हुई होगी, तो उस वक़्त अमेरिकन को जो ख़वातीन थी उनको वोट का हक़ जो है नहीं था, तो उसके बाद जो था वो दिया गया। इवन कि बरतानिया के अंदर जो है 1928 में जो है वो वहाँ पे ख़वातीन को वोट का हक़ दिया गया था। नेक्स्ट MCQ है NATO was established in the year of 1945, 1949, 1952, 1953। The correct answer is 1945। बेसिकली नेटो जो है 4 अप्रैल 1949 को जो था वो उसका क़याम अमल में आया था, और नेटो की बुनियाद जो है
वो इस असूल के ऊपर रखी गई है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। और इसका बुनियादी मकसद जो था नेटो के क़याम का, वो यूएसएसआर का जो सोशलिज़म था या कम्युनिज़म था उसका घेरा तंग करना था, उसको कंट्रोल करना था। तो ये यूएसएसआर के ख़िलाफ़ जो था इसका क़याम अमल में लाया गया। और फिर यूएसएसआर ने जो है नेटो के रद्द अमल में जो है वारसा पैक्ट यानी 1955 में जो है उसने वारसा पैक्ट जो था वो कायम किया और इसका मकसद नेटो का मुकाबला करना था। The next option is the Truman Doctrine was mainly designed to extend economic assistance to the Truman अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। The Truman Doctrine was mainly designed to extend economic assistance to, यानी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो है उसका बुनियादी मकसद क्या था? जो बुनियादी मकसद उसका इकोनॉमिक असिस्टेंट जो था, इक़्तिसादी बहाली, इक़्तिसादी इमदाद देना था। तो वो किन मुल्कों को देना था? तुर्की एंड इराक, तुर्की एंड इजिप्ट, तुर्की एंड ग्रीस और नन ऑफ दिस। द करेक्ट ऑप्शन इज़ तुर्की एंड ग्रीस, यानी अमेरिका की तरफ से तुर्की को और यूनान को जो है बहुत बड़ा इमदादी पैकेज दिया गया था ताकि वो अपनी मुआशी हालत को बेहतर कर सकें। तो बुनियादी मकसद ये था कि वो अमेरिकन ब्लॉक में शामिल रहें और रशिया इनके ऊपर जो है वो किसी तरीके से असरअंदाज ना हो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द 26th अमेंडमेंट इन 1971 lowered the voting age to 18, 19, 20, 21, यानी अमेरिकन आइन के अंदर जो 26वीं तरमीम की गई उस तरमीम के ज़रिए कम कर दिया गया किसे? जो वोटिंग एज थी, जो इससे पहले 21 ईयर्स थी, तो 21 से इसको 18 ईयर कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इससे पहले जो है वोटर की उम्र की हद जो है वो 21 साल थी। फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब आइन में 17वीं तरमीम की गई तो 17वीं तरमीम के ज़रिए वोटर की उम्र जो है वो 18 साल जो है मुकर्रर कर दी गई है। दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर जो है वोटिंग की उम्र जो है वो 18 साल है। नेक्स्ट है जजेस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय सेनेट, प्रेसिडेंट, कांग्रेस, नन ऑफ दीज। तो दोबारा सुनिएगा, जजेस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है जजों की बरतरफी के मतलब कोई इख्तियार नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो ताहियात जो है उनकी अपॉइंटमेंट होती है और उनकी मुद्दत जो है वो ताहियात है, उनको उससे पहले अलग नहीं किया जा सकता। टोटल आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। हर स्टूडेंट जो अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखता है उसको इल्म होगा इसका। द टोटल आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आर, यानी अमेरिकन आइन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 7, 17, 123, 150, 7 दोस्त जवाब है। यानी अमेरिकन आइन जो है सिर्फ 7 आर्टिकल पर, 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान का जो आइन है वो 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है और इंडिया का जो आइन है वो 395 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। तो अब देखें दुनिया के जो दस्तातीर हैं वो किस कदर ज़्यादा तफसीली हैं, लेकिन अमेरिकन आइन जो है दुनिया का मुख्तसर तरीन आइन है। ओनली 7 आर्टिकल्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। अटैक ऑन पर्ल हार्बर टुक प्लेस इन, पर्ल हार्बर जो है ये अमेरिका की बंदरगाह का नाम है। अटैक ऑन पर्ल हार्बर टुक प्लेस इन 1918। यहाँ भी कंपोजिशन की गलती है, यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए था 1939, आप इसको जो है वो ठीक कर लीजिएगा। फिर है 1941, 1945, तो दुरुस्त ऑप्शन है 1941। यानी 1941 को जब सेकंड वर्ल्ड वार जारी थी तो जापान जो है उसने अमेरिकन बंदरगाह के ऊपर अटैक किया था, पर्ल हार्बर के ऊपर उसने अटैक किया और वहाँ पे अमेरिकन जो जापानी पायलट्स थे उन्होंने खुदकुश वहाँ पे हमले किए थे और उसके रद्द अमल में जो है फिर अमेरिका ने जो है जापान के ऊपर एटम बम बरसाए थे, नागासाकी के ऊपर और हिरोशिमा के ऊपर, और इस तरह अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर के तौर पर जो है वो उभर कर सामने आया।
द नेक्स्ट ऑप्शन इज कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन। कोलंबस जो है एक सयाह था, टूरिस्ट था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1390, 1492, 1776, 1783। द करेक्ट ऑप्शन इज 1493। तो अमेरिका जो कोलंबस है वो एक सयाह था। वो सियाहत करते करते जो है वो अमेरिका के सहल पर पहुंचा। वहाँ पे उसने देखा कि इस तरह की एक नई दुनिया है, न्यू वर्ल्ड उसको जो है उसने कहा था। और उसकी सज़ा जो है आज दुनिया भुगत रही है। कोलंबस ने जो है जो अमेरिका दरियाफ्त किया और फिर उसने जो है वो जब वापस मैसेज भेजा अपने यूरोप के अंदर जो है, तो फिर वहाँ से लोग जो थे वो माइग्रेट होकर जो है अमेरिका में जाकर आबाद होना शुरू हो गए। और जो मुकामी आबादी थी अमेरिका की, जो रेड इंडियंस कहलाती थी, वहाँ उनके ऊपर जो है वो गालिब आ गया। तो कोलंबस की ये जो आवारागर्दी थी, जो उसने जो है वो आवारागर्दी के दौरान अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, तो आज दुनिया जो है उसको बड़ी हद तक जो है भुगत रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो सियाहत है, ये जो आवारागर्दी है, बाज़ का इसके बड़े खूबसूरत नतीजे भी निकलते हैं और नई नई चीज़ें जो हैं दरियाफ्त होती हैं। तो अगर अमेरिका कोलंबस जो है वो आवारागर्दी पर ना निकलता तो शायद हम जो है वो अमेरिका से महरूम रहते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय, यानी द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, नन ऑफ दीज। तो वो है थॉमस जेफरसन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए इज अनरिटन, यानी अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अनरिटन, फ्लेक्सिबल, रिजिड, नन ऑफ दीज। तो वो है रिजिड, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा गैर लचकदार आइन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें तरमीम करना इंतहाई मुश्किल काम है, आसानी के साथ तरमीम नहीं की जा सकती। बरतानवी आइन के अंदर जो है तरमीम करना बहुत आसान है, उसे दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अमेरिकन आइन को जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा जाता है। द लोअर हाउस ऑफ यूएसए कांग्रेस इज कॉल्ड सेनेट, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाई कैमरल है, उसके दो ईवान हैं। द अपर हाउस ऑफ द कांग्रेस इज कॉल्ड सेनेट एंड द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस इज कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द टर्म ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज इन यूएसए इज, यानी अमेरिका के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसकी मुद्दत कितनी है, 2 years, 4 years, 5 और 10 years। तो द करेक्ट आंसर इज 2 years। ये दुनिया का सबसे कम मुद्दत रखने वाला ईवान है। बाकी दुनिया के अंदर आमतौर पे 5 साल जो है वो आइडियल टर्म जो है गिनी जाती है। अक्सर मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में और बाकी मुल्कों के अंदर 5 साल है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो 2 साल है, जो बहुत मुख्तर है। बहरहाल इस मुख्तर मुद्दत के अमेरिका को कुछ नुकसानात भी होते हैं, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने जो है इस टर्म को जो है वो आज तक कायम रखा है और इसको एक्सटेंड नहीं किया। द नेक्स्ट MCQ इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA केम इन टू फोर्स 1783, 1789, 1791, 1799। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA came into force 1789 करेक्ट आंसर है। यानी ये अमेरिका का जो आइन है ये 1789 के अंदर, आप ये अंदाज़ा कीजिएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1789 के अंदर बना है 1789 को, और आज 2020 जो है वो चल रहा है। और इस 2020 के दौरान अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आज तक सस्पेंड नहीं हुआ, आज तक ख़त्म नहीं हुआ, और अमेरिकन जो हैं वो उसी आइन के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि 1789 के अंदर ज़िंदगी क्या होगी, ज़िंदगी के मामलात क्या होंगे, इंसान की ज़रूरियात क्या होंगी, उसके मसाइल क्या होंगे,
और उस वक़्त उसका जो शऊर है वो क्या होगा। और आज का इंसान जो है वो कहाँ पहुँच गया है, तरक्की की कई मनाजिल उसने तय कर ली हैं, उसकी ख्वाहिशात तब्दील हो गई हैं, उसके मसाइल और मामलात जो हैं तब्दील हो गए हैं। लेकिन अमेरिकन जो है इस हवाले से उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने कभी यह इसके ऊपर काम नहीं होने दिया कि अब जो है वो ये आइन पुराना हो गया है, ये नए तकाज़ों को पूरा नहीं करता, तो वो उस आइन के ऊपर कायम है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बात आप एक दफ़ा तय कर लेते हैं, आप एक लिविंग स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं, आप कोई असूल और ज़ाब्ते आपस में तय कर लेते हैं, तो फिर जो है वो उनके ऊपर कायम होना जो है बहुत बड़ी बात है। इसकी दाद देनी चाहिए अमेरिकन को कि एक तवील अरसा गुजरने के बाद भी उन्होंने आइन को तब्दील नहीं किया, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसलिए इसको जो है वो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शुमार किया जाता है अमेरिकन आइन को। और अमेरिकन जो हैं बहरहाल वो दाद के मुस्तहिक हैं कि वहाँ पे उन्होंने कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि अमेरिकन आइन जो है उसको चेंज कर दिया जाए। कोई ऐसी पार्टी ने किसी इसके ऊपर सियासत नहीं की कि ये आइन बहुत पुराना हो गया है, ये नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, नया आइन लेना चाहिए, ऐसी वहाँ पे बहस जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ यूएसए कांग्रेस। ये कई वालों से रिपीट हो चुका है। बहरहाल व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ यूएसए कांग्रेस, वो है सेनेट। द टर्म ऑफ सेनेट ऑफ यूएसए इज़ 4 years, 5 years, 6 years और परमानेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत भी आपको करता चलूँगा कि दो चीज़ें हैं। एक है टर्म ऑफ द सेनेट ऑफ यूएसए इज़, वो जो सेनेट है एज ए इंस्टीट्यूशन डेट इज़ परमानेंट, यानी सेनेट जो है बाहसीत अदारा परमानेंट है। एंड द मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years। सेनेट एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और इसके जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years, और उसके अरकान की मुद्दत 6 साल है। अगर आपको ऑप्शन आ जाए द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट, तो उसका जवाब है 6 years। अगर क्वेश्चन ये हो द टर्म ऑफ द सेनेट ऑफ यूएसए इज़, तो फिर इसका जवाब होगा कि वो एक परमानेंट है, उसकी मुद्दत नहीं है, वो तब्दील नहीं होता। तो अमेरिकन आइन के मुताबिक हर 2 साल बाद सेनेट के 1/3 यानी 1/3 अरकान जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे इतने ही अरकान दोबारा मुंतखब हो जाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। द नेक्स्ट MCQ इज़ द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट आर 435, 438, 434 एंड 538। दोबारा इसको सुनिएगा। द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट आर, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसके इलेक्शन के बहुत सारे मराहिल हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना कि अमेरिकन सदर का इंतखाब जो है हर 4 साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है, तो बेसिकली उस रोज़ जो है इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब किया जाता है और उसके अरकान की तादाद होती है 538। और ये याद रखिएगा कि इसको आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की कुल तादाद अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की कुल तादाद के बराबर होती है। तो फिर ये अरकान जो हैं दूसरे मरले में वो अमेरिकन सदर का जो है इंतखाब करते हैं। तो फिर दोबारा कमर्शियल आ गया है। कमर्शियल बहुत ज़रूरी होता है। आप जब कोई टीवी देख रहे होते हैं, चैनल देख रहे होते हैं, तो वहाँ भी जो है प्रोग्राम के दरमियान कोई ना कोई कमर्शियल आ जाता है और उसी कमर्शियल के ऊपर जो है प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो ये कमर्शियल आपको पैगाम दे रहा है कि मैं हूँ मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और इस वीडियो के ज़रिए जो है आपको MCQs जो हैं वो बताए जा रहे हैं जिनका तल्लुक़ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के साथ है। उम्मीद है हम ये रखते हैं उम्मीद आपसे कि आपको ये वीडियो जो है पसंद होगी और आपके इम्तिहानी तैयारी के सिलसिले में ये बड़ी मुआवन साबित हो रही होगी। वीडियो जो है वो तकरीबन सवालात ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैंने एक अपनी पसंद का एक शेर जो है वो भी शामिल कर दिया है। शेर कुछ इस तरह का है,
मौला मेरी उम्र के चाहे सारे दीप बुझा दे। मौला मेरी उम्र के चाहे सारे दीप बुझा दे, लेकिन उसकी आँखों के सब ख्वाब सलामत रखना। ये शेर किसके बारे में हो सकता है? ये आप भी सोचिएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि शेर दोबारा सुनिएगा, बहुत खूबसूरत शेर है। मौला मेरी उम्र के चाहे सारे दीप बुझा दे, लेकिन उसकी आँखों के सब ख्वाब सलामत रखना। तो ये खूबसूरत शेर जो है ये